हाँ, दिन के उजाले में एक बेहद ही आम सा दिखने वाला ऑफिस है। एक व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठा है, शायद अपना रोजमर्रा का काम कर रहा है। और तभी अचानक बाहर से दो लोग उस ऑफिस में घुसते हैं और पलक झपकते ही उस व्यक्ति पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। और वो भी एक या दो बार नहीं, पूरे 14 बार। हाँ, मतलब वो इंसान खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ता है। अब ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का शुरुआती दृश्य लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। और सच कहूं तो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये जानलेवा हमला नहीं है। सबसे खौफनाक हिस्सा वो है जो इस हमले के बाद शुरू होता है। बिल्कुल, क्योंकि उस हमले के बाद वो घायल व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर से सीधे सोशल मीडिया का एक नया हीरो बन जाता है। मतलब इंटरनेट की दुनिया उसे एकदम हाथों हाथ लेती है। उसे एक पीड़ित, एक बेबाक विचारक और एक ऐसे इंसान के रूप में पेश किया जाता है जो सच्चाई के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। सही कहा। और रातों रात उसे लाखों लोगों की सहानुभूति भी मिलने लगती है ना? ये बहुत अजीब है। और यहीं से हम आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास क्राइम तक YouTube चैनल की एक बेहद ही विस्तृत और चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है इस बात की कि कैसे आज के इस डिजिटल दौर में कोई इंसान एक पूरी तरह से नई पहचान गढ़ सकता है। डिजिटल इको चेंबर का मायाजाल। बिल्कुल, कैसे विचारों की अंधी गूंज एक इंसान के दशकों पुराने, जघन्य और खून से सने अतीत पर पर्दा डाल सकती है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। इस चर्चा में कुछ धार्मिक और राजनीतिक पहलू आएंगे, जैसे किसी का धर्म छोड़ना या किसी खास विचारधारा की आलोचना करना, जो कि काफी संवेदनशील विषय हैं। हाँ, इसलिए हम इस विश्लेषण में पूरी तरह से निष्पक्ष रहने वाले हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा, धर्म या राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ सिर्फ उन तथ्यों, उस मनोविज्ञान और व्यवस्था की उन खामियों को डिकोड कर रहे हैं जो हमारे स्रोतों में सामने आई हैं। सही बात है। तो चलिए सीधे उस दिन चलते हैं जहां से ये बवाल शुरू हुआ। फरवरी का महीना था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का लोनी इलाका। लोनी में ना सलीम वास्तिक नाम के एक यूट्यूबर का ऑफिस था। वैसे उसका मुख्य काम महिलाओं के कपड़े बेचना था, लेकिन उसकी असली पहचान इंटरनेट पे कुछ और ही थी। वो एक्स मुस्लिम वाली पहचान है ना? हाँ, एकदम सही। सलीम ने इस्लाम धर्म छोड़कर खुद को एक एक्स मुस्लिम घोषित कर दिया था। वो टीवी डिबेट्स का हिस्सा बनता था, यूट्यूब पर मुखर होकर इस्लाम की आलोचना करता था, और इसी वजह से उसके करीब 63,000 सब्सक्राइबर्स भी बन चुके थे, जो कि काफी बड़ा नंबर है। बिल्कुल है। तो जिन दो लोगों ने उस दिन उस पे 14 बार चाकू से हमला किया, वे शामली के रहने वाले सगे भाई थे, जीशान और गुलफाम। उन्हें सलीम की यही विचारधारा और उसका धर्म के खिलाफ बोलना खटकता था। और मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि बाद में यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में उन दोनों हमलावर भाइयों को मार गिराया था। हाँ, वो भी एक अलग ही एंगल था। लेकिन इस जानलेवा हमले के बाद सलीम वास्तिक का जो ग्राफ ऊपर गया, वो हैरान करने वाला था। मतलब ये एक स्थानीय अपराध की खबर से अचानक एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। सलीम को इतना बड़ा विक्टिम मान लिया गया कि एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने बकायदा उसकी जिंदगी पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। अरे हाँ, और उसे 15 लाख रुपए का एडवांस भी दे दिया था। सोचिए, 15 लाख का एडवांस। ये अपने आप में अजीब है कि कैसे एक विवाद आपको रातों रात सेलिब्रिटी बना सकता है। ये अजीब जरूर है, लेकिन देखो, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और इंसानी मनोविज्ञान को देखते हुए ये पूरी तरह से अनुमानित भी है। वो कैसे? मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विवादों और ध्रुवीकरण पर ही तो पनपते हैं। जब आप धर्म जैसे किसी बेहद संवेदनशील विषय पर एक आक्रामक और विवादित स्टैंड लेते हैं, तो लोग आपकी असली पहचान को देखना बंद कर देते हैं। वे सिर्फ आपकी विचारधारा देखते हैं। जो उन्हें सुनना पसंद है, बस वही सुनते हैं। बिल्कुल। सलीम के समर्थकों के लिए वो एक योद्धा था जो उनके विचारों को सही ठहरा रहा था, और उसके विरोधियों के लिए वो एक दुश्मन था। इस पूरे शोर शराबे में किसी ने एक पल के लिए भी ये रुक कर नहीं सोचा कि स्क्रीन के उस पार पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलने वाला ये इंसान आखिर है कौन, ये आया कहां से है। लेकिन इस भारी समर्थन और नेशनल न्यूज बनने का एक ऐसा साइड इफेक्ट हुआ जिसकी उम्मीद शायद सलीम ने भी सपने में नहीं की होगी। हाँ, क्योंकि जब रोशनी पड़ती है तो सब कुछ दिख जाता है। जब किसी स्थानीय विवाद पर इतनी बड़ी नेशनल स्पॉटलाइट पड़ती है, तो वो रोशनी सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहती। उस रोशनी ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का ध्यान भी खींच लिया।
जाहिर है, जब कोई पीड़ित इतना मशहूर हो जाए तो पुलिस उसका एक रूटीन बैकग्राउंड चेक करती ही है। और यहीं से पूरी कहानी पलट गई। हाँ, इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी और उनकी टीम ने अपनी पुरानी फाइलों की धूल झाड़नी शुरू की। तो जब क्राइम ब्रांच ने इन 26 साल पुराने रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स और तस्वीरों को इस नए यूट्यूबर से मिलाना शुरू किया, तो उन्हें असल में मिला क्या? हाँ, उन्हें जो मिला उसने पूरी जांच टीम को हिलाकर रख दिया। वो व्यक्ति जिसे लाखों लोग सलीम वास्तिक के नाम से एक महान विचारक मान रहे थे, वो पुलिस के रिकॉर्ड में सलीम खान या सलीम अहमद था। मतलब नाम ही बदल लिया था। सिर्फ नाम नहीं, उसका अतीत किसी यूट्यूब विवाद का नहीं था, बल्कि 1995 के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड का था। बाप रे, 1995? हाँ, 1995 में ये सलीम एक स्कूल में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता था। इसी दौरान पैसों के लालच में उसने दिल्ली के एक बड़े कारोबारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का अपहरण कर लिया। एक मिनट रुकिए, मुझे इसे प्रोसेस करने दीजिए। मतलब जो आदमी टीवी स्टूडियो में बैठकर पूरे देश को नैतिकता और सही गलत का पाठ पढ़ा रहा था, वो असल में बच्चों को किडनैप करता था? कहानी सिर्फ अपहरण तक सीमित नहीं है। और भी कुछ है? हाँ, उस 13 साल के मासूम बच्चे को अगवा करने के बाद सलीम ने उसके पिता से 50,000 रुपए की फिरौती मांगी। जब उसे लगा कि पुलिस पीछे पड़ सकती है या बात बिगड़ रही है, तो उसने अपने एक साथी अनिल के साथ मिलकर उस 13 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। और सबूत मिटाने के लिए उन्होंने उस बच्चे की लाश को मुस्तफाबाद के एक गंदे नाले में फेंक दिया था। पुलिस की जांच में वो पकड़ा गया और साल 1997 में कोर्ट ने सलीम और उसके साथी अनिल को इस जघन्य अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये सिर्फ एक विरोधाभास नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दुष्स्वप्न है। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा खूंखार हत्यारा जो पैसों के लिए एक बच्चे को नाले में फेंक सकता है, और दूसरी तरफ वही इंसान कैमरे के सामने इतना शांत, इतना तार्किक और सभ्य दिखने का नाटक कर सकता है। यही तो सबसे डरावना हिस्सा है। मुझे लगता है ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी इंसान का दिमाग एक एन्क्रिप्टेड कंप्यूटर हार्ड ड्राइव हो। उसने अपने दिमाग में 2 अलग अलग पार्टीशन बना लिए। जब वो सलीम वास्तिक वाला पार्टीशन बूट करता है, तो उसे खुद भी यकीन हो जाता है कि वो एक बहुत बड़ा समाज सुधारक है। बहुत ही सटीक उपमा दी आपने। और उसने अपने हत्यारे वाले पार्टीशन पर इतना भारी पासवर्ड लगा दिया कि वो खुद ही उसे भूल गया। मतलब ऐसा कैसे संभव है? लेकिन मनोविज्ञान में इसे ही कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक स्तर की मानसिक स्थिति है, जहां एक अपराधी अपने जघन्य कृत्यों को अपने आत्मसम्मान से पूरी तरह अलग कर लेता है। वो अपने झूठ को इतनी बार जीता है कि वही झूठ उसकी सच्चाई बन जाता है। समझ रही हूँ। लेकिन इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ा सवाल है वो मनोविज्ञान का नहीं है, बल्कि हमारी व्यवस्था का है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। हर कोई जो हमें सुन रहा है उसके दिमाग में इस वक्त एक ही सवाल होगा, अगर 1997 में उसे एक हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, तो साल 2024 में वो एक हाई एंड ऑफिस में बैठकर महिलाओं के कपड़े कैसे बेच रहा था? वही तो। मतलब एक सजा याफ्ता मुजरिम जेल की सेल से निकलकर यूट्यूब स्टूडियो तक कैसे पहुंच गया? इसके पीछे हमारी उस समय की कानूनी व्यवस्था की बहुत बड़ी खामियां हैं। साल 2000 में किसी कानूनी पेंच या अपील के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने सलीम और उसके साथी अनिल को अंतरिम जमानत दे दी थी। अंतरिम जमानत? उम्र कैद के बाद? हाँ, और जमानत पर बाहर आते ही सलीम ने पैरोल जंप कर दी और वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया। कानूनी प्रक्रिया अपनी धीमी गति से चलती रही। करीब 11 साल बाद 2011 में हाईकोर्ट ने उस पुराने मामले में उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। तो फिर पुलिस ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि जब तक पुलिस उसे दोबारा पकड़ने जाती, सलीम कागजों पर मर चुका था। उसने खुद को मृत घोषित करवा दिया था। 1 मिनट, कागजों पर मर चुका था? कोई इंसान ऐसे खुद को मृत कैसे घोषित करवा सकता है? ये कोई मजाक है क्या? हमें ये समझना होगा कि हम 2000 के दशक की शुरुआत की बात कर रहे हैं। ये आधार कार्ड, बायोमेट्रिक स्कैन या सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस से बहुत पहले का दौर था। अच्छा, हाँ, तब तो कागजों का ही काम होता था। बिल्कुल। उस समय रिकॉर्ड्स अलग अलग थानों और नगर निगमों के पास फाइलों में बंद रहते थे। स्थानीय स्तर पर भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से या फर्जी पंचायत दस्तावेज बनवाकर एक नकली डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। समझ गए। और एक बार जब सिस्टम के पास आपका डेथ सर्टिफिकेट आ गया, तो पुलिस आपकी फाइल बंद कर देती है। एक मृत व्यक्ति की तलाश आखिर कौन करेगा? बाप रे, ये तो एक तरह का डिजिटल पुनर्जन्म है।
उसने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह दफना दिया। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप मर चुके हैं तो आप अचानक एक नए नाम से नेशनल टीवी पर प्रकट कैसे हो सकते हैं? यही तो उसकी सबसे बड़ी चाल थी। रिपोर्ट बताती है कि छिपने के दौरान वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रहा, कुछ समय के लिए मौलवी भी बना और फिर अचानक 180 डिग्री घूमकर एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक बन गया। आम तौर पर जब कोई अपराधी छिपता है तो वो कोशिश करता है कि कोई उसे ना देखे, वो गुमनामी के अंधेरे में रहता है। लेकिन इसने छिपने के लिए सबसे चमकदार स्टूडियो लाइट्स को चुना। ये कैसे मुमकिन है? इसे जांच की भाषा में हाइडिंग इन प्लेन साइट कहा जाता है, यानी सबके सामने छिपना। सबके सामने छिपना? हाँ, ये एक बहुत ही जोखिम भरी लेकिन बेहद शानदार रणनीति है। जब आप एक ऐसी नई पहचान अपनाते हैं जो बेहद शोरगुल वाली, मुखर और विवादित हो, तो आप लोगों का ध्यान अपने वर्तमान विवाद की तरफ खींच लेते हैं। अच्छा। होते हैं कि उनका ध्यान कभी उस बात पर जाता ही नहीं कि आप अतीत में क्या थे। सलीम का वो एक्स मुस्लिम वाला अवतार और उसके आक्रामक बयान इतने हावी थे कि उसकी पुरानी खामोश पहचान उस शोर में पूरी तरह दब गई। जो दर्शक उसका समर्थन कर रहे थे वे असल में अनजाने में उसके लिए एक सुरक्षा कवच बन गए थे। ये बहुत ही डरावना है कि कैसे विवादों का शोर सच्चाई के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम कर सकता है। और ये जैकेट पूरे 26 सालों तक काम करती रही। हाँ, लेकिन आखिरकार वो जैकेट भी फट गई। जिस इंटरनेट और डिजिटल पहचान ने उसे इतने सालों तक एक सुरक्षित आवरण दिया था, उसी इंटरनेट ने उसे बेनकाब भी कर दिया। और फिर पुलिस उस तक पहुंची गई। एकदम। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस शनिवार की सुबह 26 साल बाद गाजियाबाद के लोनी स्थित उसके घर से उसे गिरफ्तार कर लिया और अब वो वापस तिहाड़ जेल में है। पुलिस का यही कहना है कि एक अपराधी कितनी भी चालाकी कर ले, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो अंततः उस तक पहुंच ही जाते हैं। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूँ। क्यों? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस मामले में ये सिर्फ एक छलावा है। मैं इसे किसी भी नजरिए से सिस्टम की जीत नहीं मानती। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जरा सोचिए, अगर फरवरी के महीने में उन 2 भाइयों ने उसके ऑफिस में घुसकर उस पर वो जानलेवा हमला नहीं किया होता, अगर वो रातों रात नेशनल न्यूज़ नहीं बना होता, तो क्या पुलिस की कोई भी टीम कभी इस 26 साल से फरार अपराधी को पकड़ पाती? शायद नहीं। जवाब है बिल्कुल नहीं। उसने गाजियाबाद में जमीन खरीदी, अपना मकान बनाया, एक बिजनेस सेटअप किया, यूट्यूब चैनल चलाया। ये कोई कठिन फरारी नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो हमारे सिस्टम ने एक 13 साल के बच्चे के हत्यारे को 26 साल की एक लंबी पेड वेकेशन दे रखी थी। ये संस्थागत स्तर पर एक भयानक विफलता है। आपकी हताशा पूरी तरह से जायज है। एक व्यवस्था के रूप में ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है कि एक अपराधी सरकारी तंत्र को चकमा देकर प्रॉपर्टी खरीदता है, पैन कार्ड या बैंक अकाउंट बनाता है और कोई रेड फ्लैग नहीं उठता। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे सलीम के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना भी मौजूद है। सिस्टम की नाकामी ने तो उसे बचा लिया था, लेकिन उसके खुद के घमंड ने उसे मरवा दिया। वो कैसे? मतलब अगर वो चुप रहता तो बच जाता। बिल्कुल। जब सलीम जमानत जंप करके फरार हुआ था और उसने अपनी मौत का नाटक रचा था, तब अगर वो किसी गुमनाम जगह पर एक आम इंसान की तरह शांति से अपनी जिंदगी गुजारता, तो पुलिस कभी उस तक नहीं पहुंच पाती। वो अपनी पूरी जिंदगी एक आजाद इंसान की तरह निकाल देता। सही कह रहे हैं। लेकिन एक अपराधी, खासकर एक सोशियोपैथ के अंदर पहचाने जाने की, मशहूर होने की एक अजीब सी भूख होती है। उसे सिर्फ आजाद नहीं रहना था, उसे दुनिया को यह दिखाना था कि वो कितना ज्ञानी है। इसी फेम की चाहत ने उससे गलती करवाई और डिजिटल फुटप्रिंट बना दिया। तो रास्ता सीधा 1995 की उन धूल भरी फाइलों और उस नाले तक जा पहुंचा जहां उसने एक बच्चे की लाश फेंकी थी। यानी उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो अगर हम इन सारे बिखरे हुए तारों को एक साथ जोड़ें तो इस पूरे घटनाक्रम से क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? पहली चीज जो बहुत साफ है वो है सिस्टम के अंदर मौजूद वो बड़े बड़े गड्ढे जिनका फायदा उठाकर एक हत्यारा 26 साल तक आराम की जिंदगी जी सकता है। हाँ, वो तो है ही। दूसरा ये कि कैसे कंपार्टमेंटलाइजेशन के जरिए एक इंसान अपने ही दिमाग को धोखा दे सकता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इस डिजिटल युग का मायाजाल, जहां सबके सामने छिपना सबसे आसान काम हो गया है। और
ये मामला हमें ये भी बहुत कड़ाई से समझाता है कि सोशल मीडिया की दुनिया में हम जिसे सच्चाई मानते हैं वो अक्सर बहुत ही सावधानी से गढ़ा गया एक नैरेटिव होता है। बिल्कुल। एल्गोरिदम हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, और जो लोग इस खेल को समझते हैं वे हमारी मान्यताओं और हमारे गुटों का इस्तेमाल अपने काले अतीत को छिपाने के लिए करते हैं। ये तकनीक हमें जानकारी तो दे रही है, लेकिन साथ ही ये अपराधियों को बहुत ही चमकीले और आकर्षक मुखौटे भी दे रही है। एकदम सही कहा आपने। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि सब एक बात पर गौर करें। आज जब हम अपना फोन खोलते हैं तो हमें अनगिनत चेहरे नजर आते हैं। कोई हमें जीवन जीने का तरीका बता रहा है, कोई धर्म की व्याख्या कर रहा है, तो कोई राजनीति पर अपना ज्ञान बांट रहा है। रोज का काम है। करते हैं, उनकी बातों पर बहस करते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपना आदर्श मान बैठते हैं। लेकिन इस कहानी के बाद क्या हम कभी भी ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि उन चमकती हुई हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स और परफेक्ट रिंग लाइट्स के पीछे खड़ा इंसान सच में वही है जो वो होने का दावा कर रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर उस डिजिटल मुखौटे के पीछे भी 1995 के किसी सलीम खान का कोई डरावना, मनगढ़ंत और खौफनाक राज छिपा है? अगली बार जब कोई वीडियो आपकी स्क्रीन पर वायरल हो तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा।